हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, फैमिली भी अच्छी होगी। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, जो कि पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड और यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स। तो हम लोग इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह कि अगर आप अभी से अगर नीट की तैयारी शुरू कर दिए हैं तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नीट के ऊपर मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के ज़रूर देखें कि नीट में बायोलॉजी की तैयारी कैसे करें, कैसे अच्छे नंबर्स को गेन किया जा सकता है, किस तरीके से एनसीईआरटी को अप्रोच करें हम नीट के लिए, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने बता रखा है। उसको एक बार ज़रूर देखें। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 9 to 12 की एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें मेंशन्ड हैं उन चीज़ों के बारे में आपको लाइन टू लाइन पता होना चाहिए। और यहाँ पे पहला जो यूनिट दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ईजियर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको मैं पढ़ाऊँगा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा, नोट्स आप बनाते चलिएगा, नोट्स मैं आपको दूंगा। और उसके बाद फिर मैं वीडियो के एंड में जो है कुछ क्वेश्चंस जो है जो इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी मेरे पास कंटेंट है वहाँ से मैं अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो के अंत में आपको शुरू से अंत तक आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। पहले वीडियो मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नीट में आए हैं वो मिलेगा। तो आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। लाइन टू लाइन जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं कोरिलेशन है कि जो क्वेश्चंस आज तक आए हैं उससे कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन चीज़ों को ध्यान देना है, सीरियस होकर पढ़ाई करना है। और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। और नोट्स ज़रूर बनाते चलें। और क्वेश्चंस अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही मैं डालूंगा। अगर वो चीज़ें आपसे सॉल्व हो रही हैं तो इसका मतलब पढ़ाई आप जो है अच्छे वे में कर रहे हो। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस फर्स्ट यूनिट में क्लास 11th के डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ लिविंग। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग 1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड देखेंगे, फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी जो है वीडियो को मिस नहीं करना है। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी आकर के पढ़ाई कर सकें और हम सब साथ मिल कर के आगे बढ़ें। एनसीईआरटी को जैसे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो मैं जैसे कि नाम ही है इजी एनसीईआरटी को इजी मैं बनाता हूँ, बाकी पढ़ना आपका काम है, पढ़ाई करते रहिए। जो भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। एनसीईआरटी क्लास 11th में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी लिखी होंगी जिस टॉपिक में, उससे बाहर मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। क्लास 9th में जो चीज़ें हैं तो वही चीज़ें बताऊंगा। 9th में, 10th में अगर उससे ज़्यादा बताएंगे तो उससे ज़्यादा बताऊंगा, 11th में फिर बताऊंगा, फिर 12th में बताऊंगा, फिर उसके हायर भी बताऊंगा। तो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वही चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एक बार वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, जो वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन पेपर मैं दूंगा, जो क्वेश्चंस दूंगा उनको सॉल्व करना है स्क्रीनशॉट लेकर के, और फिर एक बार जो है बुक को रीड कर लेना है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले जो है इसमें आपको एक चीज़ ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है, हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। लोअर क्लासेस में जब हम छोटे थे तो बहुत सारे जो है बता दी जाती थी चीज़ें कि हाँ ठीक है, ये मूवमेंट कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए ये लिविंग है। लेकिन क्लास 11th में अब हम बड़े हो चुके हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, बायोलॉजिकल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि ये लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं, या फिर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो सिर्फ जो है करेक्टर बता रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो करेक्टर इसके फीचर के बारे में बात करेंगे और दूसरा डिफाइनिंग फीचर के बारे में बात करेंगे। जितने भी करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं लाइफ के
ज़रूरी नहीं कि वो सब लाइफ के डिफाइनिंग फीचर हों, लाइफ को डिफाइन करते हों। लाइफ को डिफाइन करने का मतलब, लिविंग को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में हो रही हो, नॉन लिविंग थिंग्स में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तभी तो हम इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग में भी हो रही है और लिविंग में भी हो रही है तो वो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। कोई ऐसा स्पेशल फीचर होना चाहिए, स्पेशल चीज़ होनी चाहिए जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होती है। तो सबसे पहला एनसीईआरटी में दे रखा है ग्रोथ। क्या ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं लिविंग का? एक्चुअली ग्रोथ होता क्या है? तो ग्रोथ होता है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। अगर किसी भी चीज़ का मास बढ़ रहा है और नंबर बढ़ रहा है इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सिंगल ऑर्गेनिज्म का अगर नंबर बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो हम उसको ग्रोथ बोलते हैं बायोलॉजी की टर्म में। मास का मतलब आपको पता है वेट होता है, नंबर का मतलब कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से नंबर बढ़ रहा हो सकता है कि सिनोनिमस नंबर बढ़े, हो सकता है या सिनोनिमस नंबर बढ़े, उससे मैटर नहीं करता। मतलब दो चीज़ें ग्रोथ को डिफाइन करती हैं, दैट इज़ मास बढ़ना चाहिए और नंबर बढ़ना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल का, तब हम बोलते हैं कि ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ जो है लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग देखते हैं कैसे होती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हमको पता है कि यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इनके अंदर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब है हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए अभी तो यही चीज़ समझिए कि यहाँ पे इंक्लूसिव है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई ये सब होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम है, इन सब में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है म्यूचुअली इंक्लूसिव होती है। और मल्टी सेलुलर के केस में देखते हैं तो मल्टी सेलुलर में दो चीज़ें आ जाती हैं, एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। तो एनिमल्स में क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। ग्रोथ जो है लिमिटेड टाइम तक होती है, एक फिक्स टाइम तक ही ग्रोथ होगी। अगर बच्चे की हाइट बढ़ना है तो एक फिक्स टाइम तक ही हाइट बढ़ेगी, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, उसके बाद सेल इलोंगेशन होता है, तब जाके सेल डिवीज़न होता है। मतलब कोई भी एक सेल 2 सेल में तब कन्वर्ट होगी, पहले ये एक सेल है तो अब इसका पहले सेल इलोंगेशन होगा, सेल जो है थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर उसके बाद जो है सेल का डिवीज़न होगा। सेल इलोंगेशन फॉलोड बाय द सेल डिवीज़न। और यहाँ पे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, प्लांट्स के केस में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। मतलब इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का क्या मतलब है कि ग्रोथ एट थ्रू आउट द होल लाइफ, पूरी लाइफ तक ग्रोथ चलती रहती है। इसी के लिए तो प्लांट्स इतने बड़े बड़े होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मल्टी सेलुलर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। तो ये हुआ कुछ ग्रोथ के बारे में, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इस तरीके से ग्रोथ करते हैं। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करते हैं? हाँ। क्यों? ग्रोथ को डिफाइन किया गया है मास में बढ़ना चाहिए, मास बढ़ना चाहिए, नंबर बढ़ना चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारे मटेरियल्स अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं सरफेस पे तो मास तो बढ़ रहा है, वेट तो बढ़ ही रहा है। जैसे माउंटेन्स हैं, बिल्डर्स हैं और सैंड माउंट्स हैं, इन सब के सरफेस पे मटेरियल्स के एक्यूमुलेशन के वजह से इनका मास बढ़ता रहता है। और जो कि ग्रोथ में बताया गया है कि मास अगर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है इंडिविजुअल का, तो उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है। तो ये देखिए, कोई ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे कोई पहले माउंटेन हुआ करता था, यहाँ वैली, माउंटेन, वैली, माउंटेन, वैली।
ये मान लो वैली वाला पोर्शन था और ये यहाँ से रेन होना स्टार्ट हुआ, ये टॉप पोर्शन था और इस बॉटम पे पहले कुछ नहीं था, ऐसा था। लेकिन रेन होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ ऊपर से टॉप पोर्शन से मिट्टी कटना शुरू हुई और धीरे धीरे आकर के नीचे जमा होना शुरू हुई। इधर से भी मिट्टी वापस नीचे आना शुरू हुआ, सब्सटेंसेस नीचे आने शुरू हुए और यहाँ पे एक्युमुलेशन होना शुरू हो गया, जिसके वजह से बहुत 100 साल 200 साल 1000 साल बाद हम देखते हैं कि जो पहले ये हाइट हुआ करती थी, अभी ये हाइट धीरे धीरे कम हो रही है और इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस वैली का भी क्या हो रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से इनका मास इंक्रीज करेगा तो ये भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो ग्रोथ को क्या हम बोल सकते हैं डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को, नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिल रहा है कि ये भी ग्रोथ करते हैं। तो हम इसको डिफाइनिंग फीचर लाइफ का नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग जनरल कैरेक्टर इसकी फीचर बोल सकते हैं लाइफ का। चलो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में अभी हमने बात किया था। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? जब दो इवेंट एक साथ हो रहे हों तब हम उसको बोलते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ध्यान देना, एक्स की बात कर रहा हूँ, जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक साथ नहीं हो रहे हों, दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। जब ये दोनों इवेंट, कोई भी दो इवेंट हो सकते हैं, जब एक साथ नहीं हो रहे हैं तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट टाइम्स पे बोल रहे हैं, तो बोल देंगे कि ये इवेंट कैसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, एक साथ चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं। बैक्टीरिया है, ये अपना साइज भी बढ़ा रहा है और इसके साथ साथ रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, बड़ा तुरंत जो है 1 से 2 भी हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही है यूनिसेलुलर के केस में, तो इसलिए यहाँ पे म्यूचुअली इंक्लूसिव है। तो ये छोटा सा टर्म था म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का। अब चलिए, ग्रोथ तो डिफाइनिंग कैरेक्टर रहा नहीं लाइफ का, तो फिर दूसरा क्या दे रखा है एनसीईआरटी में? तो दूसरा दे रखा है रिप्रोडक्शन। तो क्या हम रिप्रोडक्शन को बोल सकते हैं कि इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग्स? रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें तो हमको पता है कि 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एक तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देखने को मिलता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम लोग रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर देख लेते हैं कि होता क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते क्या है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे समझने के बाद कि ये लिविंग थिंग्स को डिफाइनिंग करने वाला कैरेक्टर है या नहीं है। तो अब जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, हमको पता है कि बाई पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मेल एंड फीमेल की। मेल साइड से मेल गैमीट आएगा, फीमेल साइड से फीमेल गैमीट आएगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। बाई पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें वेरिएशन आता है, वेरिएंट्स फॉर्म किए जाते हैं। मतलब पेरेंट्स की तरह ही जो है बच्चे हूबहू नहीं दिखते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। क्यों होता है वेरिएंट्स, क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, और मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल का मतलब क्रोमोसोम का नंबर हम हर एक स्टेप पे सेल डिवीज़न पे कम होता जाता है, घटता जाता है। और मेल एंड फीमेल गैमेट्स का इसमें फ्यूजन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके वजह से वेरिएशंस आता है। वेरिएशन क्यों आता है? सबसे बड़ा रीजन एक तो मियोसिस होता है, दूसरा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिएगा। नीट में या उससे भी अपर क्लासेस के एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है कि वेरिएशन कम्स फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन के वजह से भी कई बार वेरिएशन आता है, लेकिन मोस्टली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आता है 3 वजह से, एक तो मियोसिस होता है, दूसरा क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है। और
सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्लोन्स बनते हैं, यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है कि अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसमें क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, और मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन यहाँ पे नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, शार्क में, बटरफ्लाइज में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। क्लास 12th में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल क्या है? फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। फ्यूजन में बैक्टीरिया, अमीबा में फ्यूजन देखने को मिलता है, बाइनरी फ्यूजन। फ्रेगमेंटेशन हमको जो है फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में देखने को मिलता है। बडिंग ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलता है। रीजनरेशन प्लेनेरिया, जिसको फ्लाइटवर्म बोलते हैं, उसमें देखने को मिलता है। और स्पोर जो है बहुत सारे मल्टी सेलुलर फंगाई में भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रहे रिप्रोडक्शन के। अब हम देखते हैं कि ये क्या लाइफ को डिफाइन करने वाले कैरेक्टर हैं कि सिर्फ जनरल कैरेक्टर हैं। तो देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, इनके बारे में क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अमीबा या एल्गी या अमीबा, इनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सिनोनिमस विथ ग्रोथ। सिनोनिमस का मतलब क्या होता है कि सेल्स का नंबर भी बढ़ रहा है, जैसे कि उनके पेरेंट्स का था, सेम टू सेम वहां पे क्लोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे बोलते हैं सिनोनिमस विथ ग्रोथ। सम एग्जांपल ऑफ लिविंग बीइंग्स दैट नेवर रिप्रोड्यूस। क्या जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, वही लिविंग बीइंग है? वही जो है उन्हीं को बोला जा सकता है कि लिविंग है? तो कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जिसमें तो लिविंग है चीजें, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करते पूरे थ्रू आउट द लाइफ। तो ये भी जो है रिप्रोडक्शन भी हम बोल नहीं सकते हैं कि ये लाइफ को डिफाइनिंग करने वाला कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि मेल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीस हो गई, और इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स कपल। जो इनफर्टिलिटी जिनमें होती है, जिन ह्यूमन बींग्स में, कपल्स में, मेल एंड फीमेल के अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है कि वो जो है बच्चे को जन्म दे सकें, स्टेराइल वर्कर भी है, और म्यूल्स हैं, ये सब जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता इनमें कंप्लीट। तो इसके वजह से क्या है, ये भी लिविंग है। तो इसका मतलब नॉन लिविंग बींग्स बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें जो है रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो अपने नंबर नहीं बढ़ाते हैं। तो फिर जो है ये रिप्रोडक्शन को हम लोग नहीं बोल सकते कि दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। तो फिर ग्रोथ को भी नहीं बोल सकते कि ये डिफाइनिंग फीचर है लाइफ का, रिप्रोडक्शन को भी नहीं बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में देख लेते हैं। क्या मेटाबॉलिज्म को बोला जा सकता है कि ये लाइफ को डिफाइन करने वाला कैरेक्टर है? तो देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कि हमारी बॉडी में दो कंडीशन हो सकती है। जैसे ये किसी भी ह्यूमन बींग्स के पास दो कंडीशन हो सकती है। एक तो या तो उसको भूख लगी होगी या तो उसका पेट भरा होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। अगर तो यहाँ पे भूख अगर लगी है तो भी बॉडी में कुछ ना कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस चल रही होगी, और अगर पेट भरा है तो भी जो है बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस अंदर चल रही होंगी। तो ये सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, उनको टोटल जो है हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिज्म में होता है। ये यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक सबके बॉडी के अंदर होता रहता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मेटाबॉलिज्म वाली प्रोसेस जरूर चलती है, हमेशा चलती है। दो प्रकार की होती है, एक तो होता है एनाबोलिज्म और एक होता है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स को
कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ऐसी प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी को लगा के सिंपल मटेरियल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, एनाबॉलिज्म बोला जाएगा। ये एक एंडरगोनिक रिएक्शन है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और जिसमें कि एनर्जी का क्या होता है? रिलीज होता है, एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाता है बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, डाइजेशन, इन सब चीज़ों में जो कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। और चूंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एक एग्जांपल है एक्सर्गोनिक रिएक्शन का। एग्जांपल क्या है कैटाबॉलिज्म का? तो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है देखेंगे बाद। सिट्रिक एसिड साइकिल है, जिसमें स्टाइल को ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के साथ मिला करके पूरी साइकिल चलाई जाती है, जिसमें NADPH, FADH2 और GTP है, ATP बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है। रिस्पिरेशन, ATP बनाया जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर फूड मटेरियल्स में। तो ये सब एग्जाम्पल हैं कैटाबॉलिज्म के। एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल क्या हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनसे DNA बनाया जाता है। ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन बनाया गया। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाया जाए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से लिपिड बनाया जाए। तो ये सब एग्जाम्पल हैं एनाबॉलिज्म के। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म कभी भी नहीं कर सकते हैं। दे नेवर परफॉर्म्ड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ या डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिएगा। मेटाबॉलिज्म को क्या बोल सकते हैं? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही परफॉर्म किया जा सकता है, नॉन लिविंग इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों को बहुत सारे टाइम्स जो है मेटाबॉलिज्म्स को जो है हम लोग टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म करते हैं। कि जैसे कि टेस्ट ट्यूब मतलब आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी की टर्म में बोलते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म। कि अपने हिसाब से अपनी कंडीशंस सब कुछ रख करके अपनी कंडीशन के हिसाब से मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं। तो ये जो होता है कि इसमें आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आर नॉट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स तो नहीं है, बट जितनी भी रिएक्शंस उसके अंदर होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? लिविंग रिएक्शंस होंगी। और ये जो है कोई ना कोई तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके थ्रू वो चल रहा है, चाहे वहाँ कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो। चूंकि ये ऑर्गेनिजम्स के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है आउटसाइड द बॉडी, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी आल्सो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसको समझने के लिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी आल्सो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, कि ये भी एक लाइफ को डिफाइन करने वाला फीचर है। तो क्या अगर हम देखें कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी का स्टार्ट हुआ है, क्या वो सेलुलर लेवल से होता है कि या उससे भी नीचे जो है, उससे भी छोटा जो है कोई तो होता है जहाँ से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है? तो हमको पता है कि सेल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी DNA RNA है। वहाँ से जो है इसको बोलते हैं सब माइक्रो
स्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये डीएनए आरएनए लेवल पे ही बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर इसी को जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप बोलेंगे सेलुलर लेवल से नहीं, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है। तो फाइनली हमको मिला क्या, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टर मिला जिसको हम बोल सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है लाइफ का, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस क्या होता है कि ये ऐसा द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी, हियर और फील, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे कोई भी हो, तो ऐसी स्टेट जिसमें कि वो देख रहा है, सुन रहा है, फील कर रहा है, उसको कॉन्शियसनेस बोला जाता है। जैसे अब इसमें दो कंडीशन और है, इसको ध्यान दे लीजिए पहले। एक तो स्टिमुलाई है और एक रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस का मतलब मैंने आपको पिन चुभाया, आपको दर्द हुआ, इसका मतलब मैंने क्या किया, आपको पिन चुभाया, तो मैंने क्या किया, स्टिमुलेट किया आपको। और रिस्पॉन्स में क्या आया, अब आपको दर्द हुआ तो आपने पलट के वापस मुझे जो है पिन चुभा दिया, तो ये रिस्पॉन्स था। स्टिमुलस क्या था, जो मैंने आपको स्टिमुलेट किया। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कोई भी ऐसा डिटेक्टेबल चेंज जो कि फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, डिटेक्टेबल चेंज। और रिस्पॉन्स में क्या बोल सकते हैं कि हाउ ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू ए स्टिमुलस एंड रिजल्ट इन अ चेंज इन बिहेवियर। स्टिमुलस के अकॉर्डिंग किस तरीके से बिहेवियर में चेंज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। मैंने आपको अच्छे से बोला, अच्छे से स्टिमुलेट किया तो आपने मतलब प्यार से जो है रिस्पॉन्ड किया, लेकिन मैंने आपको पिन चुभाया तो वापस में रिस्पॉन्स आपका गड़बड़ ही आएगा। तो इसको बोलते हैं, कुछ इस तरीके का डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आउट सम सेंसरी ऑर्गन। हम लोग इन्वायरमेंट को अपने सेंस करते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है, बहुत सारे हमारे अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक से लेकर के यूकैरियोटिक हर जगह की बात कर रहा हूँ, और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्वायरमेंट में गर्मी बहुत है तो हम क्या करते हैं, धूप में नहीं खड़े रहते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो कि जब ज़्यादा सनलाइट आ जाती है तो वो उनके अंदर फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। मॉडरेट लाइट मिलती है तो वो रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। रेनी सीजन आता है तो उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फिशेज़ हैं, रेनी सीजन में वो लोग रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। डॉग्स वगैरह हैं, इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन जो है रेनी सीजन और कम लाइट की इंटेंसिटी में ज़्यादा होता है। जब भी लाइट की इंटेंसिटी कम होगी थोड़ा सा, तो इनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स, ध्यान दीजिएगा। और प्लांट्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को, तो प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट, वाटर, टेम्परेचर एटसेट्रा को सेंस करते हैं और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, एक केस है कि क्या कॉन्शियसनेस को भी हम जो है लिविंग थिंग्स का जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं क्या? तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया कि कोई भी ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल में है, कोमा में है, क्या हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसके आर्गन डैमेज हो गए हैं, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, ब्रेन डेड हो चुका है, कॉन्शियसनेस है नहीं, पिन चुबा रहे हो, गाली दे रहे हो, लाइट जला रहे हो उसकी आंखों पे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो सेंस नहीं कर रहा है, टच करो, लाइट दो, हीट दो, कोल्ड दो, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो अंडर कोमा में है। तो ये सब तो हो गए टोटल नॉन लिविंग थिंग्स के कैटेगरी वाले एग्जांपल्स हो गए। तो फिर क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसके वो जो है मतलब नॉन लिविंग है? नहीं। यहाँ से तो हम देख रहे हैं ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, इनको तो देख करके बोल दिया जा सकता है कि ठीक है भाई, ये तो जो है नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर हैं, क्योंकि सारे ऑर्गन्स डेड हो चुके, कोई तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कॉन्शियसनेस नहीं है,
लेकिन उसके अंदर मेटाबॉलिज्म वाली प्रोसेस जो है चल रही है। और मेटाबॉलिज्म मतलब इसको हमने अभी अभी देख के आ रहे हैं कि ये एक लाइफ को डिफाइन करने वाला कैरेक्टर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक लिविंग है। और नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग। जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या हो सकता है, सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी बोलो या परसेप्शन ऑफ इवेंट्स इन इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरीज। किस तरीके से इन्वायरमेंट में कितने जो है इवेंट्स हो रहे हैं, उनके थ्रू आप किस तरीके से सेंसिटिव हैं, किस तरीके से सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं और उनकी मेमोरीज बन रहे हैं, उनको बोलते हैं एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स। 1.2 को देखेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स। बाकी अब हम जो है वीडियो के एंड में अब हम चल रहे हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो हाँ अभी एक चीज नहीं डिस्कस की, ठीक है बता दी। चूंकि कॉन्शियसनेस नॉट परफॉर्म्ड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको भी डिफाइनिंग फीचर बोला जा सकता है लाइफ का, और बोलते भी हैं। तो दो कैरेक्टर्स हमने देखा, एक तो ऐसा कैरेक्टर जो कि सेलुलर लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डिफाइन कर रहा है लाइफ को, मेटाबॉलिज्म है वो भी डिफाइन कर रहा है लाइफ को, और कॉन्शियसनेस ये भी डिफाइनिंग फीचर है ऑफ लाइफ का। भले ही एक एग्जांपल दिया हो जो कि कोमा में कोई पेशेंट है, तो वो केस अलग है, लेकिन मेटाबॉलिज्म उसके अंदर भी चल रहा है। तो यहाँ पे 3 डिफाइनिंग कैरेक्टर मिले हमको लाइफ के, और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे हैं वो कैरेक्टर इसके फीचर हैं लिविंग थिंग्स के। अब मैं वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगा क्वेश्चंस को, जो भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो देखिए आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर कोई भी दिक्कत आ रही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। जितना भी हमने पढ़ा है ये ठीक है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो भी सॉल्व होंगे, जो आएंगे वो भी सॉल्व होंगे। आने के चांसेस जहाँ तक मुझे ज़्यादा लग रहा है कि एक तो ये कॉन्शियसनेस के ऊपर और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपसे ज़रूर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ये और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, उसमें सेल डिवीज़न वगैरह देखेंगे, किस तरीके से माइटोसिस मियोसिस, किस तरीके से प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज होता है, तो उसमें जो है हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। ये दो टॉपिक हैं जहाँ से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये नोट्स जो है आप बनाते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स को भी बुलाएं अगर आपको लगा है कि हाँ इस लेक्चर को देखने के बाद आपके नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, थैंक यू।